वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 8 है, वैसे ये चैप्टर 9 हुआ करता था। चलिए तो देखने वाले हैं। ब्लू क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, यानी चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको ब्लू क्वेश्चन या इन टेक्स्ट क्वेश्चन के नाम से हमने दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से अगर ये हेल्पफुल है तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? इनमें से सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका होगा? ठीक है, ऑप्शन ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। ठीक है, तो पहला कहा गया रबर बॉल और स्टोन ऑफ द सेम साइज, यानी रबर की गेंद है सेम साइज की और सेम साइज की क्या है? स्टील की बॉल है, या सॉरी स्टोन है। तो आप जानते हैं मोर द मास, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा, मोर द मास मोर द इनर्शिया, है ना। तो ज्यादा मास किसका होगा बेटा? स्टोन का होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा स्टोन हैज द मोर इनर्शिया, है ना। चलिए नेक्स्ट, ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन। अब आप जानते हैं बेटा बाइसिकल और ट्रेन में ट्रेन ज्यादा भारी होती है, मास किसका ज्यादा होता है? ट्रेन का होता है, दैट्स वाई ट्रेन हैज मोर इनर्शिया। अब यहां बात कर रहे हैं एक 5 रुपीज क्वाइन एंड ए 1 रुपी क्वाइन। तो आप जानते हैं कि 5 रुपीज जो क्वाइन जो होता है उसका मास कंपेरेटिवली ज्यादा होता है 1 रुपीज के क्वाइन से। तो दैट्स वाई ए 5 रुपी क्वाइन हैज मोर इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट देखने वाले हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल try to identify the number of times the velocity of the ball changes। यानी कि एक एग्जाम्पल नीचे दिया जाने वाला है आपको, और आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कितनी बार वेलोसिटी क्या हुई? चेंज हुई, है ना। एक बॉल है, उसकी वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई? चलिए जानते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल। एक फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक मारी, तो भाई जब उसने किक मारी तो डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज हुई होगी। जरा ध्यान करते चलेंगे। 1 टाइम चेंज हो चुके हैं टू अनदर प्लेयर, और वो दूसरे प्लेयर की तरफ गई, दूसरे प्लेयर की तरफ उसने क्या की? किक मारी। ऑफ हिज टीम, अपने ही उसी की टीम का कोई खिलाड़ी था, हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, और दूसरे प्लेयर ने फिर किक मारी और क्या हुआ? बॉल चली गई गोल की तरफ। तो सेकेंड टाइम यहाँ पे चेंज हो गई। द गोल कीपर ऑफ द अपोजिशन टीम कलेक्ट्स। अब गोलकीपर ने जैसे बॉल को कलेक्ट किया तो बेटा उसने बॉल को डेफिनेटली रोका होगा, तो स्पीड कम की होगी, यानी वेलोसिटी क्या हुई? वेलोसिटी क्या हुई? उसकी कम हो गई होगी, यानी वेलोसिटी चेंज हुई जब उसने कलेक्ट किया, है ना। द फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम, और जब रोक के कलेक्ट करके उसने फिर से किक मारी गोलकीपर ने, तो यानी कि फिर से वेलोसिटी चेंज होने वाली, बढ़ने वाली, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पढ़ते पढ़ते हमको आंसर मिल चुका है। चलिए जानते हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, और हर बात में आपको ये भी बताना है कि फोर्स कौन सप्लाई कर रहा है। आंसर यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस 4 टाइम्स। कह रहा है कि 4 बार चेंज हुई है। कौन कौन से? नंबर 1, व्हेन फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल, सबसे पहले, है ना, यहां से दिया था फुटबॉल प्लेयर किक्स, तो ये जो पहला वाला इसको फर्स्ट प्लेयर भी कह सकते हैं, है ना, तो ऐसे भी आप दे सकते हैं ना। किक्स ए फुटबॉल टू द अनदर प्लेयर, जब पहले वाले प्लेयर ने फुटबॉल पे किक मारी थी अपनी ही टीम के प्लेयर की तरफ, तब पहली बार ये चीज चेंज हुई थी। वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू सम स्पेसिफिक वैल्यू। भाई हमने मान लिया स्टार्टिंग में वो 0 पे थी, उसने किक मारी तो उसके प्लेयर की, उसी की टीम के प्लेयर की तरफ जा रही है, तो 1 टाइम तो यहाँ पे चेंज हो गई 0 से समथिंग की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, 10 20 30 जो भी रही हो, है ना, 10 20 30 जो भी रही हो। सेकेंड टाइम कहाँ चेंज हो रही? हु किक्स द फुटबॉल, तो देखो बेटा पैराग्राफ में दिया हुआ है उसकी टीम मेंबर के पास गई, हु किक्स द, तो यहाँ पे चेंज हो रही है ना। हु किक्स द फुटबॉल, यानी जो सेकंड प्लेयर है उसी की टीम का ये एजेंट है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है टुवर्ड्स द गोल, है ना। When another player of his team kicks the ball towards the goal, तब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि उसी टीम का सेकंड प्लेयर जो है वो एजेंट है, वो फुटबॉल पे क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। थर्ड बात करते हैं। अब गोलकीपर ने बेटा उसको कलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया? गोलकीपर ने कलेक्ट, तो गोलकीपर यहाँ पे एजेंट है ना। गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम सम स्पेसिफिक वैल्यू टू 0। भाई कलेक्ट करेगा तो कुछ स्पीड से आ रही होगी, गोलकीपर ने उसको रोक लिया तो स्पीड क्या हो चुकी है? 0, वेलोसिटी क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। तो दैट्स वाई यहाँ पे गोलकीपर है जो फोर्स लगा रहा है ना। एजेंट कौन हो गया यहाँ पे? गोलकीपर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड किक्स इट टुवर्ड, तो गोलकीपर ने किक मारी, तो फिर से कौन है भाई?
एजेंट कौन है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है? फिर से आपका गोलकीपर ही है। कौन है? गोलकीपर। टू हिज ऑन टीम वेलोसिटी, है ना, अपनी ही टीम के मेंबर की तरफ मारी तो वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू सम स्पेसिफिक वैल्यू। तो यानी दो केसेस में तो एजेंट हो जाएगा गोलकीपर, और एक के दो केसेस में हो जाएगा, एक पहला प्लेयर था जो उसने अपनी टीम मेंबर को की तरफ मारी फुटबॉल, तो वो सेकंड टाइम हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। देखो क्या होता है, जैसे छोटे मोटे पौधे होते हैं तो हम पकड़ के उनको अगर हिला दें ऐसे, है ना, एकदम पकड़ के और उसको क्या करते हैं, हिला दें, तो ऐसे केस में आपने देखा होगा कुछ पत्तियां जो होती हैं, लीव्स जो होती हैं, वो टूट के गिर जाती। क्या हो जाती है बेटा? टूट के गिरने लगती। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो आंसर जानेंगे। लीव्स हैव इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी लीव्स के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, वो रुकी हुई थी, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, तो वो उसी पोजीशन में, उसी स्टेट में बने रहना चाहती थी, है ना, तो उनके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। व्हेन द ब्रांच इज सेकन, जब ब्रांच को हिलाया जाता है, ब्रांच गेट्स द मोशन, तो ब्रांच क्या करने लगती है? मोशन करने लगती है, ठीक है। बट लीव्स टेंड टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, लेकिन पत्तियां तो अभी भी यही चाहती थी कि हम रेस्ट में रहें। तो अचानक से रेस्ट से अचानक में मोशन में लाने से क्या होता है? उनको जर्क लगता है, झटका लगता है, अचानक से उनका इनर्शिया चेंज हो रहा है, तो दैट्स वाई, है ना, एंड गेट डिजायर, और इसकी वजह से वो डिटैच हो जाती हैं, पेड़ों से अलग हो जाती है, टूट के गिर जाती हैं। नेक्स्ट, why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to stop and fall backward when it accelerates from the rest? कह रहा है कि आप किसी बस में बैठे जा रहे हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि आप क्या होता है, आगे की डायरेक्शन में गिर जाते हैं जब ब्रेक लगाए, अचानक से ब्रेक लगा जाए तो आप क्या होंगे, आपका, है ना, सर जो हेड है आगे लग सकता है, तो आप आगे की तरफ गिर सकते हैं। और कह रहा है अचानक से आप पीछे की तरफ गिर सकते हैं। कब? जब अचानक से गाड़ी की स्पीड अचानक से बढ़ जाए तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं या गिर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई दिस इज हैपनिंग? आंसर, we fall in the forward direction when a moving bus brakes to stop as our body has inertia of motion। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई जब क्या हुआ, गाड़ी चल रही थी, हमारी बॉडी भी चल रही थी, मूव कर रही थी, तो हमारी बॉडी के पास क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, यानी उसको चलने की आदत पड़ चुकी थी। वो इनर्शिया किस टाइप का था? मोशन का इनर्शिया था, ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की डायरेक्शन में, ठीक है। एंड दैट अपोजिट द चेंज इन इट्स स्टेट, अब भाई था अचानक से ब्रेक लगेंगे, ठीक है, तो यानी कि वो चलते रहना चाहता था, लेकिन जब ब्रेक लगते हैं तो ये हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन उसका अपोज करता है, जिस वजह से वो क्या होता है, आगे की तरफ गिरता चला जाता है। वी फॉल बैकवर्ड, इसी तरह वी फॉल बैकवर्ड, हम पीछे की तरफ गिरेंगे। व्हेन इट एक्सेलरेट, अचानक से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाए तो आप क्या पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट, बिकॉज एट दैट टाइम अवर बॉडी वाज इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट में थी, तो वो रेस्ट में बने रहना चाहती थी, गाड़ी आगे भाग रही, हमारी बॉडी पीछे ही रहना चाहती थी, तो हम अभी भी क्या हो रहा है बेटा, पीछे गिरने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी गिर जाती है पीछे, है ना। तो दैट्स वाई ये ऐसा होता है, यानी कि मेन रीजन था दोनों केसेस में इनर्शिया। क्या था बेटा? इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा, वो जो क्वेश्चन देखे 4, ये क्वेश्चन जो थे बेटा नई एनसीईआरटी की जो बुक आई है 2023 एंड 24, उसके हिसाब से उसमें केवल 4 क्वेश्चन दिए, लेकिन इससे प्रीवियस वाली जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें कुछ और भी क्वेश्चन दिए हैं, तो उनका भी हम सॉल्यूशन लेके आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी इस तरह से न्यू एंड ओल्ड दोनों बुक का सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, अगर एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। भाई देखो एक्शन और रिएक्शन बराबर हैं, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं? अगर ऐसा है तो एक हॉर्स जो है वो एक कार्ट को, है ना, घोड़ा तांगे को, बैलगाड़ी, मतलब उसको कैसे तांगे को कैसे खींच पाता है ना, गाड़ी को कैसे खींच पाता है? चलिए जानते हैं। व्हेन द हॉर्स मूव फॉरवर्ड, जब घोड़ा आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है, इट एक्सर्ट ए फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड। हम भी जब चलने की कोशिश करते हैं तो अपने पैरों से अर्थ को पे पीछे की डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं, तब हम आगे चल पाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या करता है, अपने लेग से क्या करता है, बैकवर्ड, यानी अर्थ पे, ग्राउंड पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है। द ग्राउंड एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स, जो ग्राउंड होता है वो भी बदले में रिएक्शन लगाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। घोड़ा हॉर्स क्या करेगा बेटा, पीछे की डायरेक्शन फोर्स लगाए अर्थ पे, ग्राउंड पे, और ग्राउंड की रिएक्शन लगेगी किस पे, घोड़े पे लगेगी, कहाँ, आगे की डायरेक्शन में, ऑन द हॉर्स। दिस इज बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के मोशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग चीजों पे लग रही है। बेटा सुनो,
यानी घोड़े ने फोर्स लगाया ग्राउंड पे, पीछे है ना एक ऑब्जेक्ट हो गया ग्राउंड, सेकेंड फोर्स लगा घोड़े पे, ये कार्ट पे लगा, वो कहाँ पे लगा, घोड़ा भाई कार्ट से जुड़ा हुआ है, तांगे से जुड़ा हुआ है, तो उस पर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो इसलिए घोड़ा भी जाएगा आगे और कार्ट भी जाएगी आगे, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है, एक्शन रिएक्शन दोनों एक बॉडी पे लग रहे होते हैं अगर बेटा, तो ये तो कैंसिल आउट कर देते, एकदम कुछ ना होता। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि दोनों चीज डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द रिएक्शन फोर्स एक्सीड्स द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स। अब देखो बेटा, जो आगे को रिएक्शन लगा ग्राउंड की तरफ से, ठीक है, व्हील्स ऑफ द कार, अब वो क्या हो, अगर वो वैल्यू ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द कार, पहिए कार्ट के पहिए के बीच में और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है, अगर वो फोर्स रिएक्शन उससे ज्यादा हो गया, देन द कार्ड इज पुश्ड फॉरवर्ड, तो कार्ड आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, उस पर आगे की तरफ पुश लगेगा और वो आगे मोशन में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज। होज कहते हैं बेटा पाइप को, होज जो होता है वो पाइप को कहते हैं जिससे पानी निकल कैसे जाता है ना, फ्लो करता है बाहर को, तो उसको होज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, होज, पाइपलाइन कहते हैं बेसिकली, है ना। तो कह रहा है कि भाई जब आग बुझाने जाते हैं ये, है ना, आपने देखा फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है, फायरमैन होते हैं, ये देखो है ना एक पाइप आया हुआ, देखो नीचे से ये पाइप आ रहा है, दिख रहा है आपको, इस पाइप में पानी आ रहा है बहुत हाई स्पीड से, तो इस पाइप को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है ना। तो देखो दो आदमी लगे पड़े हैं उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो वो कह रहा है उसको होल्ड करना इतना आसान क्यों होता है, विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये ऐसा होज है, पाइपलाइन है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हाई वेलोसिटी से पानी निकल रहा है जिससे, तो उसको हैंडल करना इतना आसान क्यों नहीं है। चलिए आंसर जानते हैं। वाटर इज रशिंग आउट फ्रॉम द पाइप लाइन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मान लीजिए इससे पानी आ रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन इसको मान लेते हैं, है ना, एट द हाई वेलोसिटी, बहुत हाई वेलोसिटी जा रहा है। अब कह रहा कि भाई पानी जितना तेज स्पीड से आगे जा रहा है तो ये वाटर होज पे भी क्या कर रहा होगा, उतना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यानी एक्शन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना। इट एक्सर्ट ए लार्ज फोर्स दैट इज रिएक्शन ऑन द पाइप, किस पे, पाइप पे, कहाँ, पीछे की तरफ, बैकवर्ड, पानी आगे जाएगा तो रिएक्शन किधर लगेगी बेटा, पीछे लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ओके। सो द फायरमैन स्ट्रगल टू होल्ड द होज, इसलिए फायरमैन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है इसकी रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, नेग्लेक्ट करने के लिए, पाइप ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स की वजह से। तो यानी इसको ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है कि होल्ड कर पाना इसको। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड एट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। सुनो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक राइफल है मतलब बंदूक मान लीजिए आप, है ना, गन है, 4 किलोग्राम उसका मास है, 4 किलोग्राम की गन है, राइफल है, बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, बुलेट का मास कितना है बेटा 50 ग्राम है, ठीक है, इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, तो जो बुलेट फायर की गई तो उस टाइम पे जो बुलेट की स्पीड है बेटा, गोली की स्पीड है वो 35 मीटर पर सेकेंड है, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, तो आपको शुरुआत में रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, राइफल पे क्या लगेगा बेटा, रिएक्शन लगेगा, तो वो आपको एक वेलोसिटी पूछ रहा है कि भाई है ना वो मूव करेगी तो क्या कितनी से मूव करेगी, है ना, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए तो जो जो डाटा हम जानते हैं पहले वो लिख लेते हैं। गन का मास जिसको हमने कैपिटल एम मान लिया 4 kg है तो 4000 ग्राम लिख सकते हैं, मास ऑफ बुलेट है जो स्मॉल एम मान सकते हैं, भाई कम होगा तो 50 ग्राम लिख लिया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड है, सिंस इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, देखो भाई गन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, किसका, गन का। नेक्स्ट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट, जितना मोमेंटम चेंज हो रहा होगा गन का उतना ही मोमेंटम चेंज हो रहा होगा किसका, बुलेट का। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा देने वाले हैं अप्लाई, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाया हमने, है ना, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन क्या रहेंगी, दोनों की अपोजिट रहेंगी, तो भाई m इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू वी, यानी गन का और किसका लगा दिया बेटा, बुलेट का, बस साइन माइनस लगा देंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो देखो वैल्यू रख देते हैं, 4000 वैल्यू यहाँ से लेके आई है ना, यहाँ से रख दी, वेलोसिटी तो निकालनी है, ठीक है, बुलेट का है 50 और स्पीड है 35, ठीक है, तो हम सिंपल उसको सॉल्व करेंगे, तो देखो बेटा 50 इंटू 35 ये एज इट इज रखा है, 4000 इसके डिवाइड में जाएगा, तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस के 0.4375, तो यहाँ पे आप 437 यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, या डेसिमल के 2 प्लेस जनरली छोड़ देते हैं, लेकिन जब ऐसी वैल्यू आए तो आप 2-3 प्लेस 3-4 प्लेस तक भी निकाल सकते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। Two objects of masses 100 ग्राम and 200 ग्राम are moving along the same line and direction.
दो मास हैं, 100 ग्राम का है एक, दूसरा है 100 ग्राम का, 200 ग्राम का है, मूविंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि ये देखो है ना, एक ये मूव कर रहा है और एक ये मूव कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। अब कह रहा है दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, वो कह रहा है कि वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं। बेटा कोलाइड तभी कर सकते हैं जब ज्यादा स्पीड वाला पीछे चल रहा हो। क्या हो सकता है बेटा, जब ज्यादा स्पीड वाला पीछे चल रहा हो और कम स्पीड वाला कहां चल रहा हो, आगे चल रहा हो, तभी कोलिजन संभव है, उनका टकराव है ना। कब हो सकते हैं, तभी संभव है, पॉसिबल है जब तेज वाला पीछे चल रहा हो और कम स्पीड वाला आगे चल रहा हो, सेम डायरेक्शन क्योंकि उसने दिया है ना। चलिए आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.76, तो फर्स्ट वाला जिसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, ये इसकी वेलोसिटी दी है कितनी, टकराने के बाद दी है इसकी वेलोसिटी कितनी 1.67, कितनी दी है 1.67, टकराने से पहले 2 है, टकराने के बाद 1.67 है। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की 1 मीटर पर सेकेंड है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी पूछी है, सेकेंड वाली वेलोसिटी पूछी है। क्या दोनों का मास दिया, यस, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। देखो बेटा जो जो गिवन डाटा है, m1 100, m2 200, u1 2 मीटर पर सेकेंड, u2 पहले वाले की वेलोसिटी 2, दूसरे वाले की 1, टकराने से पहले, कोलिजन से पहले, आफ्टर कोलिजन पहले वाले की 1.67 दी है, दूसरे वाले की पूछी है। सिंपल सा क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। चलिए तो देखते हैं भाई, फर्स्ट का मास m1 u1 है ना, प्लस m2 200 u2 1, ठीक है, और फिर क्या करेंगे m1 v1, m1 तो 100 है, v1 1.67, m2 200 है, v2 निकालना, यही तो फाइंड आउट करना है बेटा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 1 200, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा 1.67 करेंगे 100 से 167 आ जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा 200 v2। तो अब आप क्या करेंगे, ये हो चुका है 400, कितना हो चुका है, इधर के साइड हो चुका है 400, और 167 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस, तो 400 में से 167 घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, 223 आएगा, और इधर 200 वाला ये डिवाइड में चला आएगा, तो वैल्यू आ चुकी है 233 डिवाइड बाई 200, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 1.165 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे निकालने हो। तो देखो बेटा जो फिजिक्स वाला पोर्शन होता है बेसिकली न्यूमेरिकल पे डिपेंडेंट होता है, और इसके बाद 9-10 करने के बाद जैसे 11-12 में जाती है तो न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो अभी स्टार्टिंग से अगर इनकी हैबिट आप बना के चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। इसी तरह से हम 9th में 10th में 11th-12th में आपके साथ बने रहेंगे कंटिन्यूसली। तो चलिए इस तरह से आपने क्वेश्चन देखे। तो क्या आज का वीडियो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल था? ठीक है, तो इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमको, और हाँ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए